3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। वो हम चाहते थे, ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज हम आपको भारत के न्यायिक इतिहास से जुड़ा एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसने जीवन और मृत्यु के अधिकार को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल से कोमा में पड़े एक युवक को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये मामला गाजियाबाद के रहने वाले 31 साल के युवक हरीश राणा से जुड़ा है, जो पिछले 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाने की अनुमति दे दी है। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील और गरिमापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स को जिम्मेदारी दी गई है। अदालत ने साफ कहा है कि ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे मरीज की गरिमा बनी रहे और उसे किसी तरह की अतिरिक्त पीड़ा ना हो। दरअसल ये मामला इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में यह पहला ऐसा मामला माना जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए नियमों के तहत पैसिव यूथेनेशिया की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसिव यूथेनेशिया आखिर होता क्या है। दरअसल पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी ऐसे मरीज को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और जिसके ठीक ना होने की कोई संभावना ना हो, उसे जिंदा रखने के लिए जो बाहरी मेडिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां, उन्हें हटा दिया जाए या बंद कर दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इसमें डॉक्टर किसी तरह का इंजेक्शन या दवाई देकर मौत नहीं देते, बल्कि सिर्फ इलाज रोक दिया जाता है, जिससे बीमारी ही मौत का कारण बनती है। जबकि एक्टिव यूथेनेशिया इससे अलग होता है, जिसमें मरीज को दवाई या इंजेक्शन देकर जानबूझकर मौत दी जाती है और भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह गैर कानूनी है और इसे हत्या या आत्महत्या में मदद जैसी श्रेणी में माना जाता है। अब अगर हम हरीश राणा के मामले को समझें तो उनकी कहानी भी बेहद दर्दनाक है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में बेहद होनहार छात्र माने जाते थे। परिवार के अनुसार वह यूनिवर्सिटी के टॉपर हुआ करते थे, लेकिन साल 2013 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल हरीश अपने हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए और इस हादसे के बाद उन्हें गंभीर दिमागी चोटें आई, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वह कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित बताया, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को हिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता और पूरी तरह से मशीनों के सहारे जिंदा रहता है। पिछले 13 सालों से हरीश राणा वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब के सहारे जीवन जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी रिकवरी की कोई संभावना नहीं है और इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव यानी बेड सोर्स भी हो गए हैं, जिससे उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हरीश के माता पिता ने अपने बेटे को इस हालत में देखना बेहद दर्दनाक बताया है। परिवार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उन्होंने बेटे के इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन अब आर्थिक बोझ इतना बढ़ गया है कि परिवार पूरी तरह टूट चुका है। वो हम चाहते थे, ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा। हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने बेटे को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि उनके बेटे की हालत ऐसी है कि वह ना तो कुछ महसूस कर सकता है और ना ही ठीक हो सकता है, इसलिए उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिलनी चाहिए। अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक पहलुओं पर भी विचार किया। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले के दौरान अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड वीचर के शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि ईश्वर मनुष्य से यह नहीं पूछते कि वह जीवन स्वीकार करना चाहता है या नहीं, उसे जीवन लेना ही पड़ता है। लेकिन अदालतों के सामने कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां ये सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने महान नाटककार विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की पंक्ति टू बी और नॉट टू बी का उल्लेख भी किया और कहा कि अदालतों को कई बार इसी तरह के प्रश्नों के संदर्भ में जीवन और मृत्यु के अधिकार पर विचार करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का निर्णय 2 आधारों पर होना चाहिए। पहला ये कि वह चिकित्सा उपचार की श्रेणी में आता हो और दूसरा ये कि वह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब मरीज के ठीक होने की कोई संभावना ना हो और वह पूरी तरह मशीनों के सहारे जीवित हो, तब डॉक्टर का यह कर्तव्य उसी रूप में कायम नहीं रहता। अदालत ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि पैसिव यूथनेशिया को लेकर एक स्पष्ट कानून बनाने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल भारत में यह केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही संभव है और इसके लिए कई मेडिकल और कानूनी प्रतिक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। अगर हम भारत में इच्छा मृत्यु के कानून की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2005 में हुई, जब कॉमन कोज नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पैसिव यूथनेशिया की अनुमति देने की मांग की थी। इसके बाद 9 मार्च 2018 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पैसिव यूथनेशिया को कानूनी मान्यता दी थी। अदालत ने कहा था कि अगर कोई मरीज लाइलाज बीमारी से पीड़ित है या वेजिटेटिव स्टेज है, यानी पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर है, तो उसे प्राकृतिक तरीके से मृत्यु का अधिकार मिल सकता है। अदालत ने इसे इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार बताया था और कहा था कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 2 तरह की प्रक्रियाएं तय की थी। पहली स्थिति तब होती है जब मरीज पहले से ही अपनी इच्छा लिखकर छोड़ देता है, जिसे लिविंग विल कहा जाता है। इसमें मरीज ये लिखता है कि अगर भविष्य में वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां ठीक होने की कोई संभावना ना हो, तो उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटा दिया जाए। वही दूसरी स्थिति तब होती है जब मरीज ने कोई लिविंग विल नहीं बनाई हो। ऐसे में परिवार या करीबी रिश्तेदार अदालत या मेडिकल बोर्ड के सामने ये अपील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अस्पताल के डॉक्टरों का, मेडिकल बोर्ड जिला स्तर का और दूसरा मेडिकल बोर्ड और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होती है। अगर किसी तरह का विवाद होता है तो मामला हाईकोर्ट तक भी जा सकता है। भारत में इससे पहले भी एक बेहद चर्चित मामला सामने आया था, जिसे अरुणा शानबाग केस के नाम से जाना जाता है। अरुणा शानबाग मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स थी और 1973 में उनके साथ अस्पताल के एक वार्ड अटेंडेंट ने हमला किया था, जिसके बाद वह कोमा में चली गई। सालों तक वे वेजिटेटिव स्टेज में रही और 2009 में पत्रकार पिंकी वीरानी ने उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लाइफ सपोर्ट हटाने की मांग की थी। हालांकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी, क्योंकि वह कुछ हद तक बिना मशीनों के सांस ले पा रही थी। लेकिन इसी मामले ने भारत में पैसिव यूथनेशिया पर कानूनी बहस की नींव रखी और बाद में 2018 के फैसले का आधार बना। अगर दुनिया के दूसरे देशों की बात करें तो इच्छा मृत्यु को लेकर अलग अलग कानून है। अमेरिका में एक्टिव यूथनेशिया अवैध है, लेकिन कुछ राज्यों में मेडिकल सहायता से मृत्यु की अनुमति है। रूस और पाकिस्तान में दोनों तरह की इच्छा मृत्यु अवैध है, जबकि चीन में एक्टिव यूथनेशिया को हत्या माना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति दी गई है। मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों में भी इच्छा मृत्यु अवैध है। कुल मिलाकर
हरीश राणा का मामला केवल एक परिवार की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन के अधिकार और गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार के बीच संतुलन का भी सवाल उठाता है। ये फैसला आने वाले समय में भारत की मेडिकल और कानूनी व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर स्पष्ट कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला भविष्य में और ऐसे मामलों के लिए रास्ता खोलेगा या फिर समाज में नई नैतिक बहस को जन्म देगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।